जी नमस्कार साथियों, मैं संदीप पारिक मेरे YouTube चैनल मिस्र उत्कर्ष के अंदर एक बार आपका फिर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, आपने आज की हेडिंग देखी होगी। ये हमारी फर्स्ट क्लास है राजनीति के अंदर और हेडिंग के अंदर लिखा हुआ संविधान। संविधान क्या है आपने पढ़ा होगा, बहुत सी गाइडों में पढ़ा होगा, ऑनलाइन क्लासों में आपने विधित रूप से पढ़ा होगा, लेकिन जो आपके समझने का तरीका है, आपके दिमाग में इस चीज को कैसे सेटअप करना है, आखिर होता क्या है। देखो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको आप रट्टा नहीं लगा सकते। आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप उसको रट करके याद कर सकते हो, भूगोल को आप रट करके याद कर सकते हो, लेकिन यदि जीके के पोर्शन के अंदर आप पॉलिटी शब्द उठाते हो तो उसके अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता है संविधान। आप सभी को पता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि यदि आपको संविधान समझना है कि संविधान है क्या, रट्टा नहीं लगाना है, दिमाग में इन स्किल्स को सेट करना है, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल मिस्टर उत्कर्ष के साथ। और टॉपिक चालू करने से पहले मैं उन विद्यार्थियों से एक नम्र निवेदन करता हूं कि जो आज मेरे से पहले बार रूबरू हो रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का घंटा दबा ले, ताकि आपको आने वाली हर नई क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करें संविधान के बारे में। संविधान बहुत ही जल्द हम संविधान की परिभाषा पढ़ेंगे, लेकिन संविधान की परिभाषा पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में ले जाना चाहता हूं, ऐसे तथ्यों पर ले जाना चाहता हूं जिससे हमारा संविधान के बारे में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाए। बात करते हैं संविधान की, तो संविधान पढ़ने से पहले आपने एक नाम सुना होगा, बहुत ही सुंदर नाम है, और वो नाम है राज्य। क्या नाम है? राज्य। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही है कि सर राज्य को हम कहते हैं स्टेट। क्या कहते हैं? स्टेट। वो राज्य नहीं है दोस्तों, याद रखना। यदि आप संविधान के अंदर कुछ भी पढ़ रहे हो और राज्य शब्द का यदि आप अर्थ स्टेट, यानी जैसे मान लो कि मैं राजस्थान से हूं, बिहार से हूं, बंगाल से, वो राज्य नहीं है। इस राज्य शब्द का कतई तात्पर्य स्टेट से नहीं है। आप सबसे पहले यह समझना, राज्य है क्या सर? फिर यदि स्टेट से नहीं है तो फिर राज्य क्या है? तो दोस्तों देखो, राज्य क्या है, थोड़ा ध्यान देना। राज्य क्या है? राज्य नंबर एक चीज जिसके अंदर जनसंख्या हो। क्या हो? जनसंख्या। नंबर दो चीज जिसका भूभाग हो। जिसका क्या हो? भूभाग हो। नंबर तीन चीज जिसमें संप्रभुता हो। क्या हो? संप्रभुता। और नंबर चार जिसके अंदर एक सरकार हो। क्या हो? सरकार। देखो, मैंने चार शब्द आपके सामने लिखे। फर्स्ट जनसंख्या, सेकंड भूभाग, थर्ड संप्रभुता और फोर्थ सरकार। तो देखो, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि वो क्षेत्र जिसके अंदर जनसंख्या है, जिसका निश्चित भूभाग है और उसके अंदर एक संप्रभुता है और वहां पर एक क्या है? सरकार है। राज्य की स्पेशल क्या है? एक सरकार है। वही क्या कहलाता है दोस्तों? इन चारों का संग्रह ही क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है। क्या कहलाता है? राज्य। और यदि आप भारत के संदर्भ में देखते हो तो आपको संविधान के अंदर भारत को बार बार मिलेगा राज्य के लोग, राज्य की संस्थाएं। तो इसका मतलब किसी एक विशेष स्टेट से ना होकर के हम बात करते हैं भारत की। किसकी बात करते हैं? भारत की। जनसंख्या आप समझ गए होंगे कि जनसंख्या किसको कहते हैं? भूभाग आप समझ गए होंगे। आपको बस कंफ्यूजन हो रहा है तो दो चीजों के अंदर हो रहा है कि सर व्हाट इज दिस संप्रभुता, व्हाट इज दिस गवर्नमेंट, यानी ये संप्रभुता और सरकार के। दोस्तों, संप्रभुता के बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको कि संप्रभुता शब्द का आपको सामना सर्वप्रथम करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा भारत के संविधान। भारत के संविधान की प्रस्तावना में। कहां पर करना पड़ेगा? भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम चर्चा करेंगे। जब प्रस्तावना की चर्चा करेंगे तब इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। पहले आप बेसिक स्ट्रक्चर समझ लो कि संप्रभुता क्या है।
सबसे पहले संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? भारत के संविधान में संप्रभुता को कहां परिभाषित किया गया? तो याद रखना कि संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम जो उपयोग किया गया है वो भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंदर संप्रभुता का उपयोग किया गया है। उसके बाद यदि संप्रभुता शब्द का अर्थ देखा जाए तो अर्थ होता है निर्णय लेने की क्षमता। क्या चीज? निर्णय लेने की क्षमता। यानी संप्रभुता का अर्थ होता है निर्णय लेने की क्षमता, अर्थात जिस राज्य के बारे में हम बात कर रहे हैं वो राज्य यदि अपना निर्णय खुद ले रहा है तो वो क्या कहलाएगा? संप्रभुता। अर्थात भारत भी एक क्या है? संप्रभुत्वशाली राज्य है। क्या है? संप्रभुत्वशाली देश है, संप्रभुत्वशाली राज्य है। राज्य शब्द का मैं प्रयोग इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि भारत के अंदर ये चारों खूबियां पाई जाती है। भारत के अंदर जनसंख्या भी है, एक भूभाग भी है, संप्रभुता भी है और सरकार भी है। अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना संप्रभुता को परिभाषित करती है और भारत के अंदर निर्णय लेने की क्षमता भी है। तो दोस्तों ये होती है आपकी संप्रभुता। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सरकार क्या होती है? What is this government? यानी सरकार क्या है? तो सरकार को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। देखो दोस्तों हम बात कर रहे थे सरकार की। सर जनसंख्या के बारे में हम जानते हैं, भूभाग के बारे में हम जानते हैं, संप्रभुता के बारे में हम जान चुके हैं, लेकिन जो चौथा पॉइंट है वो है सरकार। कि सर सरकार क्या होती है? तो देखो दोस्तों सरकार एक क्या है? राज्य का उपकरण है। क्या है? राज्य का उपकरण। नंबर फर्स्ट, राज्य का क्या है? उपकरण है। सर राज्य का उपकरण है लेकिन सरकार काम क्या आती है? तो दोस्तों आपको पता है राज्य के अंदर कौन निवास करेगा? जनता। कौन निवास करेगी? जनता। ठीक है। अब देखो दोस्तों यानी सरकार करती क्या है कि राज्य के अंदर जो जनता है, ठीक है, और राज्य के द्वारा जो कार्य किए गए हैं तो वो कार्य लोक कल्याण के अंदर किए जाने चाहिए। किसके अंदर? लोक कल्याण के अंदर। लोक कल्याण के अंदर किया जाना चाहिए। अर्थात सरकार एक राज्य का वो उपकरण है जिसके द्वारा राज्य लोक कल्याण के लिए कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है? लोक कल्याण के लिए कार्य करता है। आप डेफिनेशन लिख लीजिए क्योंकि बहुत सी परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि सरकार क्या है। तो जब लिख लो कि सरकार राज्य का वो उपकरण है जिसके द्वारा राज्य जन कल्याण हेतु कार्य करता है। लिख लीजिए कि सरकार राज्य का वो उपकरण है जिसके द्वारा राज्य लोक कल्याण हेतु कार्य करता है। अब सरकार कैसे कार्य करती है? तो दोस्तों सरकार की यदि हम बात करें तो सरकार को हमने बांटा है, सरकार की यदि हमने भाग बांटे तो सरकार कितने भागों में काम करती है? दोस्तों सरकार करती है 3 भागों में। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो सरकार कितने भागों में काम करती है? 3 भागों में। 3 भाग कौन से देख लीजिए। सरकार के कार्य देखो सरकार के कार्यों को हमने बांटा है विधिक रूप से 3 भागों में। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। 3 भाग कौन से एक बार आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लीजिए। 3 भाग। अब देखो दोस्तों कार्य कैसे होगा। नंबर 1 बात आती है कि सर कार्य क्या होगा? कार्य क्या होगा?
हम सरकार के कार्यों की बात कर रहे हैं, तो कार्य क्या होगा। नंबर 2, कार्य कैसे होगा, कार्य कैसे होगा। नंबर 3, कि इन कार्यों पर निगरानी कौन करेगा, इन कार्यों पर निगरानी कौन करेगा। अर्थात कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य क्या होगा या फिर कौन सा होगा, कौन सा या फिर क्या कार्य होगा, वो कार्य कैसे होगा, और जो कार्य हो रहा है वो कौन सा कार्य है और कैसे होगा, इसका निगरानी कौन करेगा, सरकार का 3 नंबर पार्ट। अब आते हैं हमारी राजनीति के अंदर कि सर राजनीति के अंदर वो 3 पार्ट है कौन से। तो नंबर 1 दोस्तों, आपने नाम सुना है बहुत ही बढ़िया, व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका। नंबर 2 आपने बहुत ही बढ़िया नाम सुना होगा, कार्यपालिका, कार्यपालिका। नंबर 3 आपने नाम सुना होगा, न्यायपालिका। दोस्तों पिछली बार जिन्होंने एनटीपीसी का एग्जाम दिया था, स्पष्ट रूप से क्वेश्चन आया था कि सरकार कितने अंगों से मिलकर बनी होती है। तो याद रखना कि जो सरकार है वो कितने अंगों से मिलकर बनी होती है, 3 अंगों से। और सरकार के 3 अंग कौन से, तो नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य क्या है, कार्यपालिका का कार्य क्या है, न्यायपालिका का कार्य क्या है, इसकी विधित रूप से जानकारी नॉर्मल में इस क्लास में चर्चा करेंगे, और बाकी जब हम सरकार के कार्य पढ़ेंगे, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को हम आराम से पढ़ेंगे जब इनकी बारी आएगी। लेकिन तब तक आप पहले एक बार देख लीजिए ताकि जो आगे क्लासें रहेगी वो आपको पता चल सके। दोस्तों बात करते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका को इंडिया के अंदर कहा जाता है संसद। क्या कहा जाता है, संसद। यानी संसद का या व्यवस्थापिका का, संसद का या व्यवस्थापिका का ये कार्य है कि अब कार्य कौन सा होगा, अब कार्य कौन सा होगा। और आपने नाम सुना होगा, कानून बनाना, कानून बनाना, कानून बनाना। दोस्तों भारत के संविधान के अंदर कानून बनाने का कार्य किसका है, व्यवस्थापिका का है। किसका है, व्यवस्थापिका का। अर्थात जो भारत की संसद है वो क्या बनाती है, कार्य। तो याद रखना दोस्तों, सरकार का वो अंग जिसका कार्य कानून बनाना है, विधि निर्माण करना है, इसी को यदि हम राजनीति के अंदर बोला जाए तो विधि निर्माण करना। क्या करना, विधि निर्माण करना। किसका कार्य है, तो वो कार्य दोस्तों व्यवस्थापिका का। अब अगली चर्चा करते हैं कार्यपालिका का, कि काम कैसे होगा, काम कैसे होगा। अर्थात कानून को लागू करना, कानून को लागू करना, कानून को लागू करना। और यदि इसी को पॉलिटी की भाषा में पढ़ा जाए तो विधि को लागू करना, विधि को लागू करना। अब बात करते हैं कि देखो व्यवस्थापिका यानी संसद का कार्य है कानून बनाना, अर्थात विधि का निर्माण करना। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका का काम क्या है, तो कार्यपालिका का काम है विधि को लागू करना, अर्थात कानून को लागू करना, राज्य के अंदर नए कानूनों को लागू करना। अर्थात व्यवस्थापिका द्वारा बनाई गई विधि का राज्य के अंदर लागू करना किसका कार्य, कार्यपालिका का। अब बात आती है कि सर संसद ने नियम बना दिए, व्यवस्थापिका ने विधि का निर्माण कर दिया है, कार्यपालिका ने लागू कर दिया है, क्या ये नियम सही है या गलत, इसका निर्णय कौन करेगा। तो दोस्तों भारत के अंदर सरकार की एक तीसरी ऐसी संस्था है जो जनता को संतुष्ट करती है, और वो कौन सी है, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का कार्य क्या है, निगरानी करना। क्या करना, निगरानी करना। अब हम इन तीनों की एक बार थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। देखो दोस्तों हम बात करें व्यवस्थापिका की, तो व्यवस्थापिका का कार्य क्या है, व्यवस्थापिका का कार्य विधि का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना।
देखो विधि का मतलब होता है कानून। कानून क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत की कौन सी संस्था विधि या कानून का निर्माण करती है। तो दोस्तों कानून हमारी आमतौर की भाषा में बोलते हैं और इसको राजनीति के अंदर क्या बोला जाता है, विधि। क्या बोला जाता है, विधि। अर्थात विधि का निर्माण करना किसका कार्य है, व्यवस्थापिका का। उसके बाद बात करते हैं कार्यपालिका की। किसकी बात करते हैं, कार्यपालिका। तो दोस्तों कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका थोड़ा इस डेफिनेशन को समझ लेना कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून या विधि को राज्य में लागू करना। देखो कार्यपालिका का काम क्या है, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को राज्य में लागू करना। किसका कार्य, कार्यपालिका का। तो व्यवस्थापिका का कार्य क्या है, विधि का निर्माण करना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं न्यायपालिका की। किसकी बात करते हैं, न्यायपालिका। दोस्तों न्यायपालिका को आप थोड़ा गौर से समझ लेना, क्योंकि न्यायपालिका दोहरी भूमिका निभाता है। कौन सी भूमिका निभाता है, दोहरी भूमिका। अब न्यायपालिका क्या है, हेडिंग लगा लीजिए, न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है दोस्तों, याद इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। वो क्वेश्चन कौन सा है, तो देखो न्यायपालिका का मुख्य क्या है, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून की जांच करना। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून की जांच करना। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून की जांच करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून की न्यायपालिका जांच करती है या फिर समीक्षा करती है, उसको क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून की न्यायपालिका समीक्षा करती है, उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना, इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, इसी को कहा जाता है न्याय पुनरावलोकन। क्या कहा जाता है, न्याय पुनरावलोकन। न्याय पुनरावलोकन। मैं छोटी छोटी बातें आपको इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि जब हम संविधान के ऊपर चर्चा करेंगे तब इन छोटी छोटी बातों को नहीं बताया जाता है वहां पर। और ये यदि आपका बेसिक स्ट्रक्चर यदि यहीं से कंप्लीट क्लियर होता है तो आपको संविधान समझने के अंदर आपत्ति नहीं आएगी। संविधान का जो स्ट्रक्चर है, जो मेन संविधान है, वो आपके दिमाग के अंदर एकदम पूर्ण रूप से सेट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप इन छोटी छोटी बातों को इनके नोट्स बनाते जाइए और जब भी आपको टाइम मिले तो एक बार इनको देख लेना, ताकि जो हम आगे चर्चा करेंगे उनके अंदर आपकी दिक्कतें ना हो। तो दोस्तों बात करते हैं न्यायपालिका की। सर आपने क्या कहा था कि न्यायपालिका दोहरी भूमिका निभाती है। नंबर एक ये भूमिका निभाती है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करना या जांच करना। किसके अंतर्गत आता है, न्यायपालिका के अंदर। सर न्याय पुनरावलोकन क्या है, आखिर न्याय पुनरावलोकन किसको कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि न्याय पुनरावलोकन क्या है। तो दोस्तों न्याय पुनरावलोकन है कि न्यायपालिका द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए किसी कानून की समीक्षा संविधान के आधार पर करना ही क्या कहलाता है, न्याय पुनरावलोकन। क्या बताया था मैंने कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को न्यायपालिका द्वारा संविधान किसके आधार पर, संविधान के आधार पर समीक्षा करना। संविधान के आधार पर समीक्षा करना ही क्या कहलाता है, न्याय पुनरावलोकन। अर्थात
क्या कहता है कि यदि भारत का संविधान इसकी ऑथोरिटी दे रहा है कि यहाँ जो नियम लगाए जा रहे हैं वो संविधान के आधार पर है या नहीं, उसका कार्य कौन करता है? न्यायपालिका। और न्याय पुनर्विलोकन शब्द का अर्थ यही होता है कि जो व्यवस्थापिका कार्य जो नियम बना रही है वो संविधान के आधार पर है या नहीं, इसी को क्या कहलाता है? न्याय पुनरावलोकन। अब इसकी दोहरी भूमिका कौन सी है दोस्तों? दूसरी भूमिका कौन सी है? तो देखो दूसरी भूमिका, इसके आधार पर हम एक छोटा सा आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि अभी आपने एक नाम सुना होगा, कृषि कानून। नाम सुना है? कृषि कानून। देखो एक आपके दिमाग में नाम आता है कि सर एक तो कृषि कानून और दूसरा है कृषि बिल। सर इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखो जब ये केवल कागज कार्रवाई के अंदर था और जब तक इस पर राष्ट्रपति की मोहर नहीं लगी थी, अर्थात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुए थे, तब तक मात्र एक बिल था। और इस बिल पर जब से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, ये क्या बन चुका है? कानून बन चुका है। तो अब हम इसको बिल नहीं कह सकते, हमें इसको क्या कहना पड़ेगा? कानून। देखो दोस्तों अभी जो वर्तमान के अंदर मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है कृषि कानून का। सर कृषि कानून के अंदर क्या है कि कृषि कानून बिल पारित हुआ है और आपको पता है कि अभी भारत के अंदर चारों तरफ अफरा तफरी मचा रखी थी इस कृषि कानून बिल ने, इस कृषि कानून या फिर कृषि बिल ने। हुआ क्या था सर, फिर भी जनता जो किसान है इसका विरोध कर रहे थे, फिर भी ये कानून कैसे बना, अर्थात ये बिल से कानून कैसे आया? इसके अंदर किसकी भूमिका थी? न्यायपालिका की। किसकी थी? न्यायपालिका की। न्यायपालिका की कैसे थी सर? आखिर जनता एक तरफ क्या कर रही है? इसका बहिष्कार कर रही है। जो किसान थे वो इसका क्या कर रहे हैं? बहिष्कार। फिर भी इसको भारत के संविधान के अंदर एक क्या बना दिया? कानून बना दिया, एक विधि बना दिया है। कारण क्या था दोस्तों? देखो कृषि कानून के अंदर आप दो बातें याद रखना। नंबर एक, राज्य के अंदर कृषि संबंधी अधिकार किसके होते हैं? संबंधित राज्य के होते हैं। किसके होते हैं? राज्य के। किस जो कृषि के अंदर कानून बनाने का कार्य है वो किसका है? राज्य सरकार का है। किसका है? राज्य सरकार का। किसका कार्य? राज्य सरकार का। और ये जो मामला था वो उठा था केंद्र सरकार के अंदर। किसके अंदर उठा था? केंद्र सरकार के अंदर। यानी जो केंद्र सरकार है इसने ये बिल पारित किया था। लेकिन भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान क्या कहता है कि कृषि के अंदर जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसका है? राज्य सरकार का है। किसका है? राज्य सरकार का। अब दोस्तों ये मामला राज्य सरकार का है, इसलिए किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इसके अंदर केंद्र सरकार क्या कर रही है? इसके अंदर केंद्र सरकार किस प्रकार से अपना योगदान दे रही है, आखिर क्यों हस्तक्षेप कर रही है इस बिल के अंदर? तो दोस्तों न्यायपालिका ने क्या कहा था कि आप संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्व पढ़िए। नीति निर्देशक पढ़िए। नीति निर्देशक तत्वों के अंदर अनुच्छेद नंबर 48 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 48 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 48 के अंदर एक बहुत सुंदर सी बात लिखी हुई है और वो बात ये है कि सरकार राज्य के अंदर कृषि में नई तकनीकी के लिए प्रयास कर सकती है या फिर नियमों में फेर बदलाव कर सकती है। व्यवस्थापिका की जो न्यायपालिका का है वो दोहरी भूमिका निभाती है, जिसके अंदर एक भूमिका आपने पढ़ ली थी। सेकंड भूमिका क्या है? तो सेकंड भूमिका ये है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को सही ढंग से लागू करने की समीक्षा करना। यानी व्यवस्थापिका के द्वारा जो बनाए गए कानून है, क्या वो कानून कार्यपालिका सही ढंग से लागू कर रही है या नहीं कर रही है, इसके बारे में समीक्षा करना ही किसके अंतर्गत आता है? न्यायपालिका के अंतर्गत।
एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा, मेरे तो दिमाग में चल रहा है कि सर न्यायपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करती है, यानी व्यवस्थापिका ने कौन से कानून बने इसकी समीक्षा करती है। नंबर 2, क्या कार्यपालिका ने जो कानून बनाए हैं वो सही ढंग से राज्य के अंदर लागू किए या नहीं किए, ये समीक्षा करती है। सर न्यायपालिका के पास ऐसी कौन सी पावर है जिसके आधार पर वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए और राज्य के अंदर लागू किए गए कानून की समीक्षा करती है, किसके आधार पर करती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि याद रखना कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून। नंबर 2, कार्यपालिका के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। इन दोनों की जो समीक्षा करती है, इन दोनों पर जो निगरानी करती है या फिर समीक्षा करती है, वो कौन सी संस्था करती है। तो दोस्तों याद रखना, वो संस्था करती है न्यायपालिका। कौन सी संस्था करती है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका किसके आधार पर समीक्षा करती है? तो याद रखना, न्यायपालिका के पास एक बहुत बड़ा आधार है और उस आधार को हम कहते हैं संविधान। कौन सा आधार कहते हैं? संविधान। कौन सा आधार कहते हैं? संविधान। यानी न्यायपालिका संविधान को आधार बना करके व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को और कार्यपालिका के द्वारा लगाए गए राज्य के अंदर नए कानूनों को समीक्षा करती है न्यायपालिका। कौन सी करती है? न्यायपालिका। देखो अब बात आती है कि सर संविधान क्या है, संविधान किसको कहते हैं, आखिर संविधान की डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों संविधान की डेफिनेशन जानने के लिए आपको सबसे पहले तो मैंने बता दिया होगा कि संविधान, आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि संविधान है क्या। संविधान किसी व्यवस्था को संचालित करने हेतु बनाए गए कानूनों का समुच्चय क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी किसी व्यवस्था को संचालित करने हेतु संविधान क्या कहलाता है? यानी किसी व्यवस्था को, किसको? किसी व्यवस्था को चलाने के लिए, किसी व्यवस्था को चलाने के लिए बनाए गए कानूनों के समुच्चय को क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। अर्थात किसी भी राज्य को, किसी भी देश को चलाने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों के संग्रह को क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। यह आपको समझाने के लिए है। यदि वास्तविक रूप से संविधान की परिभाषा पूछ ली जाए तो आपको यही लिखना है कि किसी व्यवस्था को चलाने के लिए जो कानूनों का संग्रह है या फिर जो कानूनों का जो समुच्चय, उसको क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। तो दोस्तों अगली हम चर्चा करेंगे, वो टॉपिक है हमारा संवैधानिक इतिहास। कौन सा है? संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास को यदि हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे सन 1700 से जो रेगुलेट एक्ट है वहां से लेकर के 1945 का जो भारत शासन अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, यहां तक हम चर्चा करेंगे। ये हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के संविधान का इतिहास, यानी भारत के संविधान के अंदर क्या क्या कौन से इतिहास रह चुके उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों बात करते हैं सन 1700 के रेगुलेटेड एक्ट की। सन 1700 का रेगुलेट एक्ट लगा था। ये एक्ट है क्या? इस एक्ट को जानने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे और भारत के इतिहास के अंदर 3 ऐसी कड़ियां रही थी जिसकी वजह से भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था। कि सर वो 2-3 कड़ियां कौन सी है? आपने भारत के इतिहास के अंदर 2 युद्धों के नाम सुने होंगे। नंबर 1 युद्ध आता है प्लासी का युद्ध और नंबर 2 आता है बक्सर का युद्ध। और जो प्लासी और बक्सर के युद्ध से जो निर्णय निकला था उस निर्णय को कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। और दोस्तों याद रखना, इलाहाबाद की संधि के बाद ही भारत की जो दास्ता की कहानी है वो प्रारंभ मानी जाती है। जो युद्ध है, युद्ध कैसे हुए थे
उनके बारे में जो चर्चा है वो चर्चा करेंगे हम इतिहास के संदर्भ में। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस 1773 के एक्ट को समझने का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे पास दो युद्ध और एक संधि है। हम बात कर रहे थे नंबर 1 युद्ध की, प्लासी का युद्ध। किसका युद्ध है? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, देखो प्लासी का युद्ध। नंबर 2 बात कर रहे थे बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। और नंबर 3 हम बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि है क्या दोस्तों? यदि इन तीनों के संदर्भ में देखा जाए तो इन तीनों के संदर्भ में एक क्षेत्र का नाम आता है, वो आता है बंगाल। कौन सा नाम आता है? बंगाल। और यदि आप 1773 के रेगुलेट एक्ट को पढ़ेंगे तो रेगुलेट एक्ट के अंदर भी जो क्षेत्र आएगा उस क्षेत्र का नाम है बंगाल। सर प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि और सन 1773 का रेगुलेट एक्ट, इसका संबंध बंगाल से कैसे है? तो इसको आप जानने के लिए बने रहो। देखो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो युद्ध हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम आमतौर की भाषा पर कंपनी कहते हैं, कि कंपनी और प्लासी का, प्लासी पड़ता कहां पर है? बंगाल में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? बंगाल। और बंगाल के सूबेदार थे सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराजुद्दौला। सर ये युद्ध हुआ किस कारण था? आखिर ऐसा कौन सा कारण था जो इतिहास के अंदर ये बहुत दर्दनाक युद्ध हुआ था प्लासी का? तो ये युद्ध किसकी वजह से हुआ दोस्तों? इससे पहले जो भारत के अंदर कंपनी आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी का मात्र एक ही लक्ष्य था और वो लक्ष्य था व्यापार करना। क्या करना? व्यापार करना। लेकिन आपने देखा होगा निरंतर व्यापार की दृष्टि से ये कंपनी पूरे के पूरे भारत पर अपना राजस्व स्थापित कर लेती है, पूरे के पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लेती है। तो प्लासी के युद्ध के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई थी। और ये जो युद्ध हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी, इन दोनों के बीच संघर्ष चल रहा था सन 1757 से पहले। 1757 से पहले इन दोनों के बीच क्या चल रहा था? संघर्ष चल रहा था। अब हुआ क्या, इन दोनों कंपनियों ने भारत के अंदर चालू कर दी थी बाड़ेबंदी। कौन सी बंदी? बाड़ेबंदी। बाड़ेबंदी का तात्पर्य है कि अपना अपना क्षेत्र चुनना प्रारंभ कर दिया था। अब बात आई थी बंगाल पर। कहां पर बात आई थी? बंगाल पर। जब बंगाल पर बात आई तो सिराजुद्दौला ने स्पष्ट रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को मना कर दिया था कि मैं बंगाल के अंदर आपको बाड़ेबंदी नहीं करने दूंगा। तो बंगाल के नवाब का मुंह बंद करवाने के लिए या फिर बंगाल पर अधिकार प्राप्त करने के लिए या फिर बंगाल पर कंपनी का अधिकार जमाने के लिए कंपनी ने एक युद्ध लड़ा था और उस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। क्या सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई थी? किसने मारा था? क्या मारा था? और कैसे युद्ध हुआ था वो बात हम करेंगे इतिहास के अंदर। लेकिन आप पहले थोड़ा बहुत जान लीजिए। अब इसके बाद जो युद्ध हुआ था वो हुआ था बक्सर का युद्ध और ये युद्ध हुआ था सन 1764 के अंदर। कब हुआ था? सन 1764 में। और इस सन 1764 के युद्ध में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो गई थी? जीत हो गई थी। क्या हो गई थी? जीत। और उसके बाद लॉर्ड क्लाइव ने भारत के जो मेन सत्ता चलती थी दिल्ली, और दिल्ली से इन्होंने कर ली थी एक संधि और उस संधि को इतिहास में जाना जाता है इलाहाबाद की संधि। और दोस्तों इसी इलाहाबाद संधि से भारत की दास्तां की कहानी है वो प्रारंभ मानी जाती है। तो सन 1765 के बाद हम डायरेक्ट बात करते हैं सन 1773 कि सन 1773 के अंदर जो रेगुलेट एक्ट आया था उस रेगुलेट एक्ट का अर्थ क्या है, उस रेगुलेट एक्ट के अंदर कौन सी बातें रखी गई थी और क्या है रेगुलेट एक्ट। तो देखो हेडिंग डाल लीजिए आप सन 1773 का रेगुलेट एक्ट। अब बात करते हैं सबसे पहले कि सर रेगुलेट एक्ट है क्या, रेगुलेट एक्ट किसको कहा जाता है। देखो रेगुलेट एक्ट एक ऐसा कानून जो भारत के अंदर सबसे पहले रखा गया था। भारत के अंदर सबसे पहला ऐसा अधिनियम, सबसे पहला अधिनियम। सर ये सबसे पहला अधिनियम है क्या? तो देखो ये जो एक्ट आया था, जो इसके अंदर कानून बना था, जो इसके अंदर
कानून बना था वो कानून पूर्ण भारत पर लागू था। किस पर था? पूर्ण भारत पर। क्योंकि सन 1773 से पहले भारत अलग अलग भागों में विभाजित था और जो रेगुलेट एक्ट पारित किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो पारित किया गया था, वो एकमात्र ऐसा कानून था जिसके अंदर भारत को सबसे पहले एक सूत्र के अंदर बांधा गया था। अब देखो ये पारित किसने किया था? तो देखो भारत की राजनीतिक सत्ता को, भारत की राजनीतिक सत्ता को कंपनी के हाथों में सौंपने के लिए, कंपनी के हाथों में सौंपने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया कानून था। ये कानून क्या था कि जो भारत की राजनीतिक सत्ता है, उस सत्ता को कंपनी के हाथों में सौंपने के लिए जो कानून बनाया गया था, और किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों वो बनाया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा। और उस कानून को इतिहास के अंदर किस नाम से जाना जाता है? सन 1773 के रेगुलेट एक्ट के बारे में। और इस एक्ट के बारे में कौन सी बातें हैं? तो देखो इस एक्ट के द्वारा भारत में पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। मैंने बोला है भारत में पहला गवर्नर जनरल, ना कि भारत का पहला गवर्नर जनरल। अब हमने बात की थी, मैंने एक विशेष नाम बताया था, वो बताया था बंगाल। क्या नाम बताया था? बंगाल पर कंपनी का अधिकार हो गया था प्लासी, बक्सर और इलाहाबाद की संधि के बाद। अब देखो बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था कंपनी पर। तो उसके बाद क्या गया कंपनी ने कि भारत में सबसे पहले गवर्नर जनरल का पद नियुक्त किया गया। कहां पर किया गया था? भारत में, ना कि भारत का। दो क्वेश्चन आते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है और भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। तो दोस्तों याद रखना, भारत के अंदर यदि कंपनी के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा जो पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, तो वो किया गया था बंगाल में। कहां पर किया गया था? बंगाल में। और उस गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो दोस्तों उस गवर्नर जनरल का नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम है? गवर्नर जी कौन थे? गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम है? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, याद रखना। ये भारत के अंदर पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और किसके द्वारा बनाए गए थे? तो वो याद रखना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश संसद द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और क्या किया गया था? और किया गया था कि बॉम्बे, और क्या किया गया था कि बॉम्बे और मद्रास, कौन से? बॉम्बे और मद्रास। बॉम्बे और मद्रास में भी गवर्नर जनरल पद नियुक्त किया गया था, यानी जीजी का भी पद नियुक्त किया गया था। लेकिन ये जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल है, इसको किनके अंडर में कर दिया गया था? तो ये किसके अंडर में रहकर के कार्य करते थे? तो वो करते थे कहां पर? बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में रहकर के कार्य करते थे। तो एक बार देख लो पुणे कि जो सन 1773 का रेगुलेट एक्ट है, ठीक है, ये पहला ऐसा नियम है जिन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधा था। नंबर एक बात। नंबर दो, इस एक्ट के द्वारा भारत के अंदर सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। नंबर तीन, इस रेगुलेट एक्ट के द्वारा बॉम्बे और मद्रास के अंदर भी गवर्नर जनरल पद नियुक्त किए गए थे। लेकिन जो बॉम्बे और मद्रास के अंदर जो गवर्नर जनरल पद नियुक्त किए गए थे, जो गवर्नर जनरल के अधिकारी थे, वो बंगाल के गवर्नर जनरल के
अंडर यानी अंदर रह करके कार्य करते थे। तो तीसरी बात कौन सी है, इसके अंदर तीसरा नियम कौन सा था, देखो इस एक्ट के तहत भारत के अंदर सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। याद रखना कि किस एक्ट के तहत भारत के अंदर सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। इसके अंदर 2-3 बातें हैं, वो नोट कर लेना अपनी नोट्स बुक के अंदर, क्योंकि इन 2-3 बातों को बार बार इस तरीके से रिपीट किया जाता है कि एग्जामिनर आपके दिमाग को चेक करने के लिए इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से पुट अप करता है कि आप चाह करके भी यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पहले ऑप्शन को ही गलत करके आओगे। तो देख लीजिए क्या है, मैंने बोला है कि इस एक्ट के तहत भारत के अंदर सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो देखो भारत के अंदर सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। देखो मैंने कहा है कि इस एक्ट के तहत भारत के अंदर सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। लेकिन दोस्तों उच्चतम न्यायालय बनाया कब गया था, सन 1774 में। कब बनाया गया था, सन 1774 में। यदि बात की जाए तो सर कहां पर बनाया गया था, तो यह बनाया गया था कोलकाता के अंदर। कहां पर बनाया गया था, कोलकाता के अंदर। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं इसके अंदर कि भारत के अंदर सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, कि भारत के अंदर सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। और आपको पहले ही ऑप्शन में दिया होगा सन 1773 और दूसरे ऑप्शन में आपको दिया होगा सन 1774। अब यदि आपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया है तो आपका पहला आंसर आपकी तरफ से तो राइट होगा, लेकिन ये आंसर क्या है, गलत है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत के अंदर सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखना कब की गई थी, तो ये है सन 1774। तो सन 1773 में क्या हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यानी भारत के अंदर सर्वप्रथम जो उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था वो किस एक्ट के द्वारा किया गया था, तब आपका आंसर राइट होगा। सन 1773 के रेगुलेटेड एक्ट के द्वारा भारत के अंदर सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप जरा गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पुट अप होने लगे हैं और यही क्वेश्चन हम खास करके गलत करके आ जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा देखते रहिए। देखो उसके बाद जो कोलकाता के अंदर उच्चतम न्यायालय खोला गया था, इसका प्रथम न्यायाधीश कौन थे, इसका प्रथम न्यायाधीश कौन था, तो उनका नाम है सर एलिजा एम्पे। जो उच्चतम न्यायालय भारत के अंदर खोला गया था उसका प्रथम न्यायाधीश है सर एलिजा एम्पे। कौन है, सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे कोलकाता के अंदर सन 1773 रेगुलेट एक्ट के द्वारा सन 1774 में बनाए गए उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। याद रखना इस क्वेश्चन को मैंने क्या बोला है, देखो सर एलिजा एम्पे भारत के अंदर सन 1773 रेगुलेट एक्ट के द्वारा सन 1774 के अंदर कोलकाता में स्थापित किए गए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। तो इसे कौन सी बातें क्लियर होती है। नंबर 1, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, कब की गई थी वो क्वेश्चन है सन 1774, और किस एक्ट के द्वारा की गई थी तो वो है सन 1773। इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो प्रथम न्यायाधीश है सर एलिजा एम्पे। ये न्यायालय कहां पर खोला गया था, तो ये न्यायालय खोला गया था कोलकाता के अंदर। तो इस एक्ट के बारे में आप थोड़ी बहुत ये चीजें हैं 2 3 4 है वो मैंने याद रखना। देखो हम बात कर रहे थे सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। देखो इस एक्ट के तहत एक बात और है वो आप याद रखना
नोट लगा के लिख लेना। देखो इस एक्ट के तहत जो मेन इंपॉर्टेंट एक बात हो रहा है वो कंपनी के लिए, वो आप याद रखना, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि कंपनी को भारत के अंदर राजनीतिक सत्ता या फिर राजनीति के अंदर हस्तक्षेप करने का अधिकार किसने दिया था, कब दिया था, किस एक्ट के तहत दिया था। तो देखो कि जो सन 1773 का रेगुलेट एक्ट है, ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट के जरिए कंपनी को भारत पर 20 साल के लिए या फिर 20 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, ओनली फॉर 20 वर्षों के लिए भारत की राजनीतिक सत्ता और व्यापार का अधिकार दिया था। बहुत बार पूछा जाता है कि कंपनी को भारत के अंदर भारत की राजनीतिक सत्ता का अधिकार किस एक्ट के द्वारा दिया गया था या किस अधिकार पत्र के द्वारा दिया गया था, तो वो है सन 1773 का रेगुलेटेड एक्ट के द्वारा। अब बात करते हैं कि सर इसका मतलब तो 1783 के अंदर कंपनी का अधिकार भारत से खत्म हो जाना चाहिए। कब? सन 1783 के अंदर। लेकिन हुआ क्या था 93 के अंदर। कब? 93 के अंदर अधिकार खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही ये अधिकार खत्म हुआ, कंपनी ने वापस ब्रिटिश सरकार जो संसद है उसके संसद के अंदर गुहार लगाई थी कि हमें एक बार और अधिकार दे दीजिए ताकि हम भारत पर कुछ दिन या कुछ समय तक और अधिकार कर सके। दोस्तों ये घटना घटी थी 4 बार। कितनी बार घटी थी? 4 बार। कब कब घटी थी और इसको किस नाम से जाना जाता है देख लीजिए। देखो फिर कंपनी ने एक अधिकार पारित किया था और उसको कहा जाता है चार्टर एक्ट। क्या कहा जाता है? चार्टर एक्ट। हालांकि चार्टर एक्ट रेगुलेट एक्ट का ही एक भाग है। किसका भाग है? रेगुलेट एक्ट का। चार्टर एक्ट कुल कितनी बार पारित हुआ था? 4 बार हुआ था। कितनी बार पारित हुआ? 4 बार। कब कब हुआ था? कब कब हुआ था? तो वो हुआ था सन 1793, सन 1793, 1813 और 1813 के बाद 1833 और 1833 के बाद सन 1853। सन 1853, 1793, 1813, 1833 और 1853 4 बार चार्टर एक्ट प्राप्त हुआ। 4 बार चार्टर एक्ट पारित किया गया था। इस चार्टर एक्ट का क्या मतलब है? इस चार्टर एक्ट का मतलब क्या है? तो इस चार्टर एक्ट का मतलब है वही है कि ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी को बार बार भारत की राजनीतिक सत्ता का अधिकार पत्र द्वारा अधिकार देना। यदि चार्टर एक्ट का बोला जाए तो वो अधिकार पत्र जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद है वो बार बार कंपनी को भारत की राजनीतिक सत्ता को वापस सौंप रही है, उसी को किस नाम से जाना जाता है? चार्टर एक्ट। इस 1793 के एक्ट के अंदर कुछ ऐसी खास बातें नहीं है। उसके बाद यदि हम बात करें तो 13 के अंदर भी नहीं है। एक 33 के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट बात आई है सन 1833 के अंदर। तो आप सन 1833 की बातें हैं क्या क्या मेन याद कर लीजिए। कौन सी बातें हैं कि सर 1833 के अंदर क्या हुआ था। तो अब दोस्तों क्या हुआ कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल का पद है वो कहां पर था? बंगाल के अंदर था। कहां पर था? बंगाल के अंदर। ठीक है।
73 के बाद बात करते हैं सन 1833 की, सन 1833 की। इस समय के अंतराल में कंपनी का अधिकार है वो बंगाल में ना होकर के लगभग भारत पर हो चुका था। इसीलिए कंपनी ने कहा था कि अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद है उसको खत्म कर दीजिए। क्या कर दीजिए? खत्म। और इस बंगाल को पूरा का पूरा क्या बना दीजिए? भारत बना दीजिए। अर्थात पूरे भारत को किसके अंदर सौंप दीजिए? बंगाल के अंदर। तो उससे पहले अब देखो बात करते हैं उस समय ये बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का जीजी कौन था? और अब बात करते हैं कि पूरे भारत का जीजी कौन था? भारत का जीजी और बंगाल का गवर्नर जनरल या फिर भारत का गवर्नर जनरल। देखो बंगाल के गवर्नर जनरल का जब पद खत्म किया जा रहा था उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल थे सर विलियम बेंटिंक। सर विलियम बेंटिंक। अब जरा सा ध्यान में रखना कि पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, फिर इस बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को खत्म करके इसी को किसका बना दिया गया था? पूरे भारत का गवर्नर जनरल। तो क्वेश्चन आता है कि फिर भारत का गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो यही बने थे सर विलियम बेंटिंक। क्वेश्चन यहां से ये आता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सर विलियम बेंटिंक। कौन थे? सर विलियम बेंटिंक। अर्थात बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे? सर विलियम बेंटिंक। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन थे? सर विलियम बेंटिक। क्योंकि हुआ क्या था कि बंगाल के पद को खत्म करके इस गवर्नर जनरल के पद को किसके लिए लागू कर दिया गया था? पूरे भारत के लिए। और उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? सर विलियम बेंटिक। और वही आगे जाकर के क्या बन गए थे? पूरे भारत के गवर्नर जनरल। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतनी चर्चा करेंगे, अगली क्लास के अंदर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।